हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में एसएससी जेबीटी चंडीगढ़ के एग्ज़ाम में जितने भी अब तक टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, जिसके अंदर 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का, ठीक है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया बिलोंग्स टू कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस। कंट्राइव्ड का मतलब जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, पिक्चर की फॉर्म में जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो डेल एडगर ने कॉन ऑफ लर्निंग दिया, मतलब एक लर्निंग पिरामिड दिया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इफ़ेक्टिव लर्निंग कैसे हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी स्टेप्स के बारे में डिस्कशन किया। तो उन्होंने कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस के अंदर किस चीज़ को रखा, तो उन्होंने रखा पिक्चर्स को, क्योंकि अगर बच्चे को पिक्चर्स के थ्रू सिखाएंगे तो जो लर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। और स्टार्टिंग के अंदर हमें बच्चे को पिक्चर्स के ज़रिए ही सिखाना चाहिए। ये रहा हमारा कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको डेल एडगर ने 1946 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 1969 के अंदर इसको दोबारा से इन्होंने रीडिज़ाइन किया। इसके अंदर इन्होंने बताया कि हमें कैसे बच्चे को कॉन्क्रीट चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ लेके जाना है, हमें इजी कॉन्सेप्ट से कैसे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है, इन्होंने इसके अंदर बताया। इन्होंने कहा कि अगर हम बच्चे को एक डायरेक्ट पिक्चर्स के थ्रू करवाएंगे तो जो बच्चे की लर्निंग रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, और बाद में जब आप बच्चे से पूछोगे ना, इवेल्यूएट करोगे, तो उसको बहुत ज़्यादा 80% तक जो उसका मैटर रहेगा वो याद रहेगा, अगर स्टार्टिंग में आप कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस से शुरू करोगे। लेकिन वहीं अगर आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से यूज़ करोगे, वीडियो सिम्बल्स के साथ यूज़ करोगे, तो जो उसकी लर्निंग रहेगी वो कम इफ़ेक्टिव रहेगी, वो 20% तक ही लर्निंग रहेगी। तो ये है डेल एडगर का लर्निंग पिरामिड, जिसके अंदर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन की है। स्टार्टिंग में इन्होंने पिक्चराइजेशन मेथड से, फिर उसके बाद उनको ऑडियो मेथड्स की तरफ जाने के लिए बोला है, ताकि जो बच्चे की जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव रहे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ गुड कम्युनिकेशन बाय अ टीचर इन द क्लासरूम। अगर टीचर को क्लास में अच्छी कम्युनिकेशन करनी है तो उसको सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसको एटलीस्ट उसको पता हो कि जो वो बात कर रहा है वो क्या है, उसके अपने थॉट्स उसके पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैन बी इन्हेंस्ड व्हेन। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जब बच्चा करके सीखेगा तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। स्कोरिंग गाइड कौन सी है, बच्चे की स्टूडेंट्स को देखने के, बच्चे की स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल और इन्वेंट्रीज। देखिए, चेकलिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये लिखेंगे क्या बच्चे ने आज नेल कट किए हैं, तो यहाँ पे अगर बच्चे ने नेल कट किए हैं तो हम यस कर देंगे। अगर नेल कट नहीं किए तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस करेंगे। क्या बच्चे ने यूनिफॉर्म पहनी है, तो अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस में ही आंसर देंगे, येस और नो, उससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कर सकते। कोई रेटिंग वगैरह नहीं दे रहे, हम उनको कोई मार्क्स वगैरह भी असाइन नहीं कर रहे, हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख रहे। तो चेकलिस्ट यहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करना है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक क्या करेंगे 1 to 5 तक एक स्केल डिज़ाइन कर लेंगे बस। अगर मान लो बच्चे ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है, हम 5 तक टिक कर देंगे। अगर बच्चे की परफॉर्मेंस सही नहीं है, हम 2 तक टिक कर देंगे। लेकिन इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ के बारे में नहीं देखेंगे। मान लो आपने बच्चे का एक बच्चे का एग्ज़ाम है वो चेक किया है, आपने बच्चे को एक ऐसे दिया था लिखने के लिए, आपने उसको चेक किया, तो आप मार्क्स कैसे दोगे। मार्क्स ऐसा नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ आप उसने जो जितना लिखा, अगर उसने 2 पेज भर दिए, आप उसके बेसिस पे मार्क्स दे दोगे। पहले आप ये देखोगे कि उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन कैसी है, क्या उसने कंटेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, क्या उसकी ग्रामर सही है, और जो उसने लिखा है, आइडियाज़ हैं, क्या वो सही हैं, वो अपने आइडियाज़ को अच्छे से जोड़ पा रहा है या नहीं जोड़ पा रहा। तो सारी की सारी चीज़ों को आप देखोगे, देन उसके बाद आप बच्चे को मार्क्स असाइन करोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चे को 2 और 3 को ऐड करने के लिए बोला, आपने लिख दिया ऐसे क्वेश्चन,
2+3 इज इक्वल टू 5, 2+3 लिख दिया। तो बच्चा क्या करेगा, सिंपली बच्चे ने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो क्या आप आंसर के उसको फुल मार्क्स दे दोगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, आप उसको आंसर के फुल मार्क्स नहीं दोगे। ठीक है, आप अगर बच्चे ने मान लो 2+3 करके ऐसे 5 लिख दिया, तब भी आप उसको फुल मार्क्स नहीं दे सकते, क्योंकि उसका प्रोसीजर क्या है, सही नहीं है। जब उसका प्रोसीजर सही होगा 2+3 और आंसर भी सही होगा, तब आप उसको मार्क्स दोगे। मान लो उसका प्रोसीजर सही है और उसने आंसर 4 लिख दिया, फिर भी आप बच्चे को कुछ ना कुछ 1 या 2 मार्क्स असाइन कर दोगे, क्योंकि आप प्रोसीजर के भी मार्क्स दोगे, उसकी करेक्टनेस के भी मार्क्स दोगे, उसकी राइटिंग कितनी साफ़ है उसके भी मार्क्स को आप साथ में कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे आप मार्क्स देते टाइम सिर्फ एक आंसर को ही नहीं देखते, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो आप उस आंसर शीट के अंदर देखते हैं। तो उसके लिए आप रेटिंग स्केल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि रेटिंग स्केल के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ को चेक करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रूब्रिक्स यूज़ करेंगे। रूब्रिक्स क्या है, एक स्कोरिंग टूल है जिसके अंदर जितने भी हमारे क्राइटेरियाज़ हैं हम उनको लिस्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने 3 क्राइटेरियाज़ डिसाइड किए हैं, 1 2 3, और उसके बाद उनको रेटिंग देते हैं 1 2 3, सॉरी यहाँ पे मान लो हमारे पास 2 क्राइटेरियाज़ हैं और साथ में 1 2 3 4 5 हमने ऐसे रेटिंग स्केल को डिसाइड कर लिया। ठीक है, अगर बच्चे की ग्रामर अच्छी है हम उसमें 5 मार्क्स दे देंगे, अगर बच्चे का कंटेंट इतना अच्छा नहीं है तब वहाँ पे हम बच्चे को 3 मार्क्स दे देंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक रूब्रिक्स टूल है जिससे हम बच्चे की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। एक डिसिप्लिन के अंदर नहीं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स के अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज़ को देखकर हम बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। हाँ जी, यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। जब हम रियलिया की बात करते हैं तो मतलब हम क्लासरूम के अंदर जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। अगर बच्चे को आपने क्यूब का टॉपिक सिखाना है तो हम बच्चे को डाइस शो करके दिखा सकते हैं, और क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में डिफरेंस शो करना है तो हम क्लास का डस्टर शो कर सकते हैं, बेटा ये क्यूबॉइड है, आपके क्लासरूम की जो शेप है वो भी क्या है, क्यूबॉइड है, और आपके पास जो डाइस है ये क्यूब की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, जो आपका बैग है वो भी किसके अंदर है, ये क्यूबॉइड की फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पे हम उनकी रियल लाइफ चीज़ों को यूज़ करके टीचिंग एड के रूप में यूज़ करेंगे और बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चंस हमारे, जब हमें बच्चे से ऐसे टाइप बड़े क्वेश्चंस पूछने हैं तब हम कैसे पूछेंगे। बच्चे से पूछ लिया कि फोर्स के बारे में बताओ, बच्चे से पूछ लिया कि आपको फोर्स के बारे में क्या पता है, और थर्ड में क्या है कि आप मुझे कंसेप्ट बताओ फोर्स का और एक एग्जाम्पल यूज़ करो, तो ये सही है, हम साथ में एग्जाम्पल ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो ये सभी को ही पता होगा। कॉन्टिन्यूस मतलब पूरा साल हम बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, हम पूरा साल बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करेंगे और उसके अंदर जो कमियां होंगी उसको डायग्नोज करेंगे। तो कंटिन्यूस का मतलब ये है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है हम स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक दोनों एरियाज़ के अंदर बच्चे की परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस टेस्टिंग, हम बच्चे की जो टेस्टिंग है, इवैल्यूएशन है, वो लगातार करते रहेंगे। As a teacher in the classroom, you have noticed that one student has some reading disorder. कोई बच्चा है उसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये क्या चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाता। During teaching, a teacher's statement that encourage student to elaborate on an answer, either their own or that of others. जब हम बच्चे को ये बोलें कि आपको मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, एक क्वेश्चन पूछ लिया और बच्चे को बोलो कि बच्चा आप इसको इलेबोरेट करो अपने शब्दों के अंदर, अपने शब्दों के अंदर बताओ कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक था। तो वहाँ पे बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को सोचेगा, जो भी उसने अब तक समझा उसको एनालाइज करेगा, सिंथेसिस करेगा, देन उसके बाद इंफॉर्मेशन को क्रिएट करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबिंग। क्या बोलते हैं इसको, प्रोबिंग। Out of the teaching approaches listed below, identify the individualized approaches. अब इसमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो सिंगल बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रख के काम करती है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर तो हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, तो ये भी नहीं है। और जो पर्सनलाइज्ड टीचिंग है, ये तो सभी को पता है, पर्सनलाइज्ड के अंदर हम एक एक बच्चे की
एक एक बच्चे के बारे में ध्यान में रखकर फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम्ड और मॉड्यूलर अप्रोच, ये भी हमारी कौन सी अप्रोचेज़ हैं, ये हमारी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोचेज़ है। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों इसके आंसर्स रहेंगे। देखिए मॉड्यूलर अप्रोच के अंदर क्या होगा, जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है उसको मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, और मॉड्यूल्स भी हम ऐसे बनाएंगे कि जो ए वाला मॉड्यूल है इसको सीखने के बाद आपको सेकंड मॉड्यूल आएगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने सेकंड मॉड्यूल जो आपका, मैंने मल्टीप्लिकेशन का टेबल पहले, मैं मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट पहले बच्चों को सिखा दिया और प्लस का मैं बाद में सिखा रही हूँ, तो बच्चे मल्टीप्लाई नहीं सीख पाएंगे। तो हमें मॉड्यूल भी ऐसे डिज़ाइन करने हैं कि पहले बच्चे प्लस का सीखें फिर मल्टीप्लाई का सीखें, ताकि वो जो प्रीवियस नॉलेज उसने सीखी है उसको वो यूज़ कर पाएँ टू लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम सिलेबस को मॉड्यूल्स के अंदर, सब मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि जो पहले सीखी हुई नॉलेज है जो नेक्स्ट यूनिट है उसके अंदर काम आएगी। और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमने एक यूनिट डिज़ाइन कर लिया, अब उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को प्लान करेंगे। पहले हम बच्चों को इंगेज करेंगे क्लास के अंदर, टॉपिक बताएंगे, देन प्रेजेंटेशन देंगे, देन उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के बाद दोबारा से उसी टॉपिक को रीटीच करेंगे अगर बच्चों के अंदर कोई खामी पेशी हमें नज़र आती है। तो ये हमारी प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन एक यूनिट को टीच करने के लिए, जब हम कंटेंट को एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इट इज़ एन इनोवेटिव स्टेप जिसका गोल क्या है, हम इंस्ट्रक्शन को इंडिविजुअलाइजेशन कर देते हैं, ताकि हम क्या करें, एक प्लान्ड सीक्वेंस होती है, ठीक है, ताकि जो हमारा गोल है हम उसके ऊपर मास्टरी कर सकें, बच्चों को अच्छे से सिखा सकें। पर्सनलाइज्ड टीचिंग के अंदर क्या होगा, बच्चे अपने आप कुछ करके सीखेंगे, लर्नर सेंटर्ड क्लास होगी हमारी, टीचर सेंटर्ड क्लास नहीं होगी। हाँ जी, टीचर यूजेस अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स इन द क्लास। तो ये किस चीज़ के साथ रिलेट करेगा, तो ये रिलेट करेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यूज़ करके बच्चों को समझाएंगे, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिहेवियरल रैदर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ, ठीक है। ये चीज़ें जो टीचर के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। बच्चा, टीचर कैसे क्लास में कम्युनिकेट करेगा ये टीचर टू टीचर वेरी करता है। टीचर ने क्लास को कैसे मैनेज किया ये भी टीचर टू टीचर वेरी करता है। और टीचर कैसे बच्चों को इवेल्युएट करेगा, कैसे उनके फेस एक्सप्रेशन से वो समझेगा कि इनको समझ आ गया या नहीं आ गया, तो ये भी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर रहेगा ए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। The ability to use learnt material in a new situation by a student to solve the problem। जब बच्चा जो उसने सीखा उसको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। ये थर्ड नंबर पे आती है ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर। Out of the below given, identify those which are called process rather than content based questions। अब process का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर जो आपके आंसर्स होंगे वो वन वर्ड ना होकर एक पैराग्राफ की फॉर्म में होंगे, एक सेंटेंस की फॉर्म में होंगे, या फिर आपकी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होंगे, तो उनको हम प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। तो सबसे पहले डाइवर्जेंट क्वेश्चंस जो होंगे उसके अंदर बच्चा बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर सोचेगा फिर आंसर करेगा, तो ये सही है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसा ही होगा, बच्चे ने जो समझा उन सारी चीज़ों को जोड़ के फिर आंसर देगा। और ओपन क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ये तीनों के तीनों ऑप्शंस, ठीक है। द फॉलोइंग आर रिलेटेड विद टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना भी और बच्चों से क्वेश्चन पूछना भी, टॉपिक क्लासरूम में आपको इंट्रोड्यूस करवाना है तो वो भी, ये सारी की सारी चीज़ें टीचिंग स्किल के साथ रिलेट करती हैं। यशपाल समिति की जो रिपोर्ट थी वो 1993 के अंदर आई थी। इन्होंने सबसे पहले किस चीज़ की बात की, लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसको हमने NCF 2005 के अंदर इसके ऊपर बल दिया, ठीक है।
यशपाल स्मिति की रिपोर्ट कब आई थी? 1993 के अंदर। और इसके अंदर इन्होंने यही बोला कि बच्चों का जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चों का जो बैग का बोझ है वो उनके वेट से भी ज़्यादा है, उनकी बुक्स हैं वो कम होनी चाहिए, करिकुलम कम होना चाहिए, लेकिन उन जो वो सीखें वो करके सीखें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो उनकी, ऐसा ना हो वो एक दिन उन्होंने सीख लिया दूसरे दिन भूल जाए। उन्होंने रोटिंग के ऊपर बल नहीं दिया और बोला कि बच्चे बिना बोझ के सीखें, करके सीखें, लर्नर सेंटर्ड क्लास हो उनकी, ठीक है। व्हाट इज़ मोर डिज़ायरेबल इन द क्लास? सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल क्या है कि टीचर को क्वेश्चन आंसर करे। जो स्टूडेंट्स क्लास में क्वेश्चन पूछ रही हैं, टीचर उनका आंसर अच्छे से दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो चीज़ सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल है क्लास के अंदर। Dash should be based upon the need, interest, attitude, abilities of learner at different levels in order to acquire necessary skills, knowledge, attitude, values for realizing their full potential. तो इसको हम क्या बोलेंगे? करिकुलम। जो करिकुलम है वो हमें ऐसा डिज़ाइन करना है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ताकि बच्चा अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही ना करे, कि उनके लिए खेलने का टाइम ही ना बचे, ठीक है। करिकुलम ऐसा होना चाहिए उनके पास, बच्चों के पास खेलने का भी पूरा टाइम हो और उनका जो हेड है, उनका ब्रेन है, उनकी इंटेलिजेंस है वो भी डेवलप हो। Which of the following is an approach to educational planning? एजुकेशनल प्लानिंग, बच्चों को एजुकेशन देने का मतलब क्या है कि पहले तो हमें एक ऐसी अच्छी पावर तैयार, एक ऐसी फोर्स तैयार करनी है, एजुकेटेड फोर्स को तैयार करना है जो हमारे इंडिया को आगे ले जाए, हमें ग्लोबल पावर बना सके और हमें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश को प्रेजेंट कर सके, हमारे देश का नाम रोशन कर सके। हमें स्किल्ड पावर चाहिए, ठीक है। सोशल डिमांड पावर, सोशल डिमांड अप्रोच ये है, हम चाहते हैं कि जो हमारा एरिया है, वो हमारा इंडिया है, वो एक सभ्य प्रदेश बने, पढ़ा लिखा परिवार बने, ठीक है, जिसमें सब लोग पढ़े लिखे हों, जिससे क्या होगा, जो दंगे फसाद होंगे या जो हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं वो भी कम होंगी। तो ये दोनों चीज़ें ही हमारी एजुकेशनल प्लानिंग का हिस्सा हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। एक टीचर है जो क्लास के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन साथ के साथ वो बच्चों के डाउट्स को भी क्लियर करता है। तो ये कैसा माहौल है? वो कैसा माहौल है क्लास का? तो वो माहौल कैसा होगा? डेमोक्रेटिक, जिसके अंदर बच्चों का भी ध्यान रखा जा रहा है और टीचर अपने अकॉर्डिंग भी, टीचर डिसिप्लिन को भी ध्यान में रख रहा है और बच्चों का भी नुकसान नहीं होने दे रहा, तो उसको हम डेमोक्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। अथॉरिटेटिव के अंदर तो टीचर खुद ही बोलता है, बच्चों को बोलने का मौका नहीं देता। फ्लेक्सिबल के अंदर बच्चे क्लास में शोर करते रहते हैं, एक जब ग्रुप डिस्कशन होती है तो वो उस टाइम पे जो हमारा इन्वायरमेंट रहता है क्लास का, वो फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि उसके अंदर, क्लास के अंदर शांति नहीं होती जब बच्चे ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्लास के अंदर शांति भी है और साथ में बच्चों के जो डाउट्स हैं उनको भी रिजॉल्व किया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक। Planning on arranging the students' environment in order to predict the consequences of students' behavior is referred to as, ठीक है। हमें इस तरीके से अपने कंटेंट को मैनेज करना है ताकि बच्चों के बिहेवियर के अंदर चेंज आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिम्युलस कंट्रोल। स्टिम्युलस कंट्रोल। तो ये हमने आज 20 क्वेश्चंस किए जो हमारे एसएससी चंडीगढ़ जेबीटी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कभी पूछे गए हैं। अभी 20 क्वेश्चंस और लेफ्ट हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।